भाइयों बहनों, आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करेंगे एडिटोरियल डिस्कशन। तो प्रीलिम्स के कारण हमने एडिटोरियल डिस्कशन पे थोड़ा ब्रेक लगाया हुआ था, तो आज हम फिर से रीलॉन्च कर रहे हैं हमारी एडिटोरियल डिस्कशन एनालिसिस को। थोड़े नए फॉर्मेट में है, थोड़े नए अंदाज के साथ है। लेकिन दोस्तों, जो बात सेंट्रल बात है, चाहे नया अंदाज है चाहे नया तरीका है, लेकिन सेंट्रल बात समझने वाली यही है जो मैंने आपको 2 या 3 दिन पहले भी कहा था कि दोस्तों आपने अपनी मेहनत करनी है। एडिटोरियल डिस्कशन हम अपनी तरफ से रोज करेंगे, हम मंडे टू सैटरडे करते रहेंगे, लेकिन आपने अपनी भी मेहनत करनी है। अब से स्पून फीडिंग नहीं चलेगा। दोस्तों, मेरी उम्मीद है आपसे और मेरी गुजारिश भी है आपसे कि आप भी ये जो आर्टिकल्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, ये आर्टिकल्स आप भी पढ़ेंगे। और दोस्तों, इस इनिशिएटिव के चलते हमने एक अनाउंसमेंट भी करी थी कुछ दिन पहले। वो ये था कि इस लेक्चर के एंड में, इस वीडियो के एंड में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से। तो हमने देखिए टाइम के साथ साथ ना चीज़ें इवॉल्व करती हैं। तो पहले हमने जब इस साल इस इनिशिएटिव को रेगुलरली किया एडिटोरियल्स को, तो हमने शुरू में क्या किया था, हर एक एडिटोरियल के एंड में क्वेश्चन डालते थे। बहुत बच्चों ने बोला कि जी टेलीग्राम ग्रुप बना दीजिए, वहाँ पे हम आंसर्स लिख के आपको सेंड कर देंगे, वहाँ पे आप रिव्यू कर दीजिए। चलो, रिस्पांस भी आया, बच्चों ने यूट्यूब पे कमेंट करना शुरू कर दिया था। उस टाइम पे टेलीग्राम पे ग्रुप बनाना थोड़ा पॉसिबल भी नहीं था। फिर हमने शुरू किया कि चलो हर एक एडिटोरियल के एंड में क्वेश्चन ही डालते हैं। हम क्या काम करेंगे कि हमारी जो वीडियो के एंड में जो भी 3 या 4 एडिटोरियल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके एंड में जाके हम 2 क्वेश्चन डाल देंगे, जिसमें से ऑप्शन है जिस बच्चे ने अटेम्प्ट करना है वो कर सकता है। लेकिन पिछले 1-1.5 महीने में क्या देख रहे थे, पिछले 1-1.5 महीने में ये देखने को मिला था कि 2 या 3 बच्चे ही थे जो डेली बेसिस पे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे थे। अब हमको भी पता लगाना है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी ईमानदारी से वीडियो देख रहे हैं। तो अगर हमारी मेहनत लग रही है ये कंटेंट बनाने में, लेक्चर तैयार करने में, तो मजा आएगा अगर आप भी हमारे साथ उतनी मेहनत करेंगे, अगर आप भी उतना ही इंटरेस्ट दिखाएंगे। अब देखिए, प्रीलिम्स हो चुका है, ठीक है। प्रीलिम्स अब क्लियर होता है कि नहीं होता, वो बात की बात है। अगर इस होता है तो भी आपके पास 100 दिन है मेंस के लिए, अगर नहीं होता तो आपके पास अगला अटेम्प्ट है। और अगला अटेम्प्ट आप सिर्फ प्री रेडी होकर नहीं दे सकते। मैंने बात आपको उस दिन भी कही थी कि आपको मेंस रेडी होना बहुत जरूरी है अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट देने से पहले। सो दोस्तों, ये कुछ बातें हैं जिसका आपने खास ख्याल रखना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अब से कोई स्पून फीडिंग नहीं करी जाएगी। हर एक आर्टिकल को बहुत ब्रीफली मैं डिस्कस करूंगा। अब हर एक आर्टिकल को ना अपने वर्ड्स में मैं डिस्कस करूंगा। 3-4 वर्ड्स का सेंटेंस होगा। पूरे लंबे लंबे सेंटेंसेस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे पहले बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस आप देखते थे। तो यहाँ पे पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि आप यहाँ पे आइए, वीडियो देखिए, आप यहाँ पे एडिटोरियल्स की कहानी को समझिए, कंटेक्स्ट को समझिए, और बाद में जाके जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसका आंसर लिख के आप टेलीग्राम ग्रुप पे भेजिए। तो टेलीग्राम ग्रुप भी बन चुका है दोस्तों। उसकी अनाउंसमेंट एक बार फिर से मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो भी कर दूंगा। लेकिन बहरहाल अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में, यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको टेलीग्राम जो चैनल है हमारा एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग का, उसका लिंक भी मिल जाएगा। और ये जो क्वेश्चंस आप लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन जितने भी बच्चे लिख रहे हैं, काफी बच्चे इस ग्रुप में जुड़ना शुरू हो चुके हैं, जो ये आप क्वेश्चन लिखेंगे इसका जो आंसर रिव्यू है वो आपको अगले दिन मिल जाएगा। जिसका बेस्ट आंसर होगा उसका आंसर मैं शेयर भी करूंगा इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर में। और दोस्तों, इस आपका जो क्वेश्चन जो आपको दिया जा रहा है, जो आप आंसर लिखेंगे, इसको रिव्यू कौन करेंगे? रिव्यू करेंगे हमारे मनमीत मैम, जो कि यहाँ पे एनवायरमेंट भी पढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज है 8 जून, वेडनेसडे, और आज के एडिटोरियल डिस्कशन में हम 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम टॉपिक्स को डिस्कस करें थ्रू एडिटोरियल्स। स्मार्ट स्टडी की बात यहां पे आती है ना। स्मार्ट स्टडी की बात कैसे होगी? स्मार्ट स्टडी मतलब हम अपने टॉपिक्स को स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो GS4 के हैं, चाहे वो GS3 के हैं, चाहे वो GS2 के हैं, यूजिंग दीज एडिटोरियल्स, यूजिंग द कंटेंट गिवन इन द एडिटोरियल्स। ठीक है, कहानी यहां पे समझेंगे, वीडियो में कहानी सुनेंगे, कंटेक्स्ट समझेंगे, बाद में जाके हम लिखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जो बच्चे जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ चुके हैं, कोशिश करूंगा कि मैं सुबह 10-11 बजे के बीच में ना आपको आर्टिकल्स बता दूं ग्रुप में कि कौन से आर्टिकल्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। शाम को आके आप उसका वीडियो देख सकते हैं, तो आपको भी टाइम मिल जाएगा कुछ कि आप वो आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, है ना। अब सारा दिन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, उसके अलावा और भी चीजें हमने पढ़नी है ना। हमने अपना स्टैटिक सिलेबस भी देखना है, ऑप्शनल का भी देखना है। इररिस्पेक्टिव, मैं फिर से रिपीट करूंगा, इररिस्पेक्टिव आप इस बार मेंस लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, कभी ना कभी तो मेंस लिखेंगे, तो मेंस रेडी होकर हम अपना प्रीलिम्स देंगे, वो ज्यादा बेटर है। और जो बच्चे अब इस बार मेंस लिखेंगे, जिनको थोड़ा लग रहा है कि उनका अच्छा स्कोर आया है, अगर 95 से ऊपर वो स्कोर कर रहे हैं, तो वो तो अपना कंसिस्टेंटली जो आने वाले 100 दिन है परफॉर्म करते रहे, आंसर्स लिखते रहे। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करेंगे आज की चर्चा। तो यहां पे अगर हम आर्टिकल्स की चलो बात कर ले, तो यहां पे जो 4 आर्टिकल्स हमने डिस्कस करने, एक आर्टिकल हमारा ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड है, ये हिंदू में आया है, द शैडो ओवर ग्लोबल रिकवरी। फिर एक बड़ा अच्छा आर्टिकल एथिक्स से रिलेटेड मुझे लगा, GS4 से रिलेटेड, ये इंडियन एक्सप्रेस में आया है, नो इंसेंटिव टू परफॉर्म।
तो पुटिंग आईएएस ऑफिसर्स ऑन अ पेडेस्टल की यहाँ पे बात करी जा रही है। फिर उसके बाद एक और आर्टिकल है, ये हिंदू एक्सप्लेन्स में आया है, बैंकिंग से रिलेटेड है, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, बैड बैंक की यहाँ पे बात करेंगे। और एक और आर्टिकल हिंदू में ही आया आज, बॉर्डर मैनेजमेंट या इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ये जीएस3 का कंपोनेंट आपका बनता है, तो ये सब डिस्कस करेंगे। एंड में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से। चलिए शुरू करते हैं। अब इस आर्टिकल में क्या बात करी जा रही है, इंपॉर्टेंट बातें यहां पे क्या करी जा रही हैं। देखिए दोस्तों, यहां पे देखिए, अब हम दो बातें यहां पे समझनी जरूरी है कि देखिए अभी पैंडेमिक से पूरी दुनिया बाहर निकल रही है। पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी की बातें चल रही थी बहुत लंबे समय से कि चलो पैंडेमिक खत्म होगा, कोरोना वायरस का जो वेव्स आ रहे हैं, सक्सेसिव म्यूटेशन जो हो रही है वो खत्म होगा, तो डिमांड बढ़नी शुरू होगी, लोग थोड़ा कॉन्फिडेंटली बाहर निकल पाएंगे, टूरिज्म सेक्टर में थोड़ा एक इंक्रीज देखने को मिलेगा, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, मॉल्स हैं, लोग बाहर निकलना शुरू होंगे, तो डिमांड बढ़ेगी, डेफिनेटली जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमी प्रोडक्टिव होगी, जॉब क्रिएशन होगा। लेकिन अभी दो बातें हुई हैं पिछले 4 महीनों में, एक तो आफ्टर मैथ ऑफ द कोविड, तो डेफिनेटली अभी डिमांड नहीं बढ़ पा रही है, सप्लाई साइड चैलेंजेस है, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स है, वो भी हमारे सामने देखने को है। और दूसरा है जो पिछले 4 महीनों से रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, इसके चलते हम देख रहे हैं कि काफी वोलेटिलिटी भी बनी हुई है। कमोडिटी प्राइसेस की बात करें, फूड हो चाहे वो ऑयल प्राइसेस हो, ठीक है, बहुत हाई है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, डबल डिजिट में इन्फ्लेशन पहुंच रहा है बहुत सारी कंट्रीज में, खास करके बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज में सप्लाई साइड चैलेंजेस अभी भी देखने को हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि रिसेंटली जो क्वाड की मीटिंग हुई थी, जो भी रिसेंटली क्वाड की मीटिंग टोक्यो में हुई थी, तो वहां पे ये जो नया ब्लॉक बनाया गया है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम का, तो अमेरिका ने खास यहां पे एक बात रखी कि कैसे हम सप्लाई साइड रेजिलियंस कर सकते हैं, सप्लाई चेन रेजिलियंस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हैं, चाहे वो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, चाहे वो फूड शॉर्टेजेस हों, चाहे वो ऑयल प्राइसेस हों, इस सब की प्रॉब्लम देखने को आ रही है। और सबसे मेजर यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स का है, और इसके चलते जो इन्फ्लेशन है वो बहुत बढ़ रही है। अगर हम इंडिया की बात करें तो आज न्यूज़ में भी आया था, ठीक है, आज न्यूज़ में भी आया था कि जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने जो रेपो रेट है उसमें फिर 50 बेसिस पॉइंट हाइक किया है, तो अब हमारा जो रेपो रेट है वो 4.9% हो चुका है। तो मॉनेटरी पॉलिसी टाइटन की जा रही है, इंडिया में नहीं और भी बहुत सारे देशों में करी जा रही है, अमेरिका में, यूरोपियन यूनियन में। अब इसके चलते क्या हो रहा है, खास करके जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं जो कि मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन कर रही हैं। पहले क्या था, पहले लूज मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करी जा रही थी, यानी कि और कैसे हम अपनी इकोनॉमी में और कैसे हम कैश इन्फ्यूज कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे पैसा इन्फ्यूज कर सकते हैं ताकि डिमांड बढ़े, है ना। लेकिन डिमांड नहीं बढ़ पा रही थी, तो बहुत लंबे अरसे से हमारी भी जो आरबीआई के गवर्नर है वो कह रहे थे कि ये जो इन्फ्लेशन है ये ट्रांजिटरी इन नेचर है, अभी सब ठीक हो जाएगा, कोविड खत्म होगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सब ठीक नहीं हो रहा ना, इन्फ्लेशन तो बहुत बढ़ रही है। अब इसके चलते जैसे मॉनेटरी पॉलिसी टाइटन किया जा रहा है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं, खास करके जो बड़े बड़े देश में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनमें से पैसा निकाल रहे हैं। अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें, वहां पे बहुत, और जो एफआईआई मनी होता है उसको हम वोलेटाइल मनी भी कहते हैं, हॉट मनी भी कहते हैं, ठीक है, लाखों करोड़ों में पैसे इन्वेस्ट भी किए जाते हैं लेकिन फिर बाद में निकाले भी जाते हैं, तो कैपिटल आउटफ्लोज देखने को मिल रहे हैं। अब अगर आईएमएफ के आंकड़ों की माने तो इन्फ्लेशन इज प्रोजेक्टेड टू बी क्लोज टू 6% इन एडवांस्ड इकोनॉमीज एंड क्लोज टू 9% इन द डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो कमोडिटी प्राइसेस, ऑयल एंड गैस प्राइसेस, ठीक है, फूड प्राइसेस, ये हाई रहने वाले हैं। और फूड और एनर्जी प्राइसेस जो हैं ये मेजर कंट्रीब्यूटर्स बनते हैं, जो हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन अभी डबल डिजिट ग्रोथ के टुवर्ड्स मूव कर रही है, तो ये मेजर कारण बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हैं, लड़ाई हो रशिया यूक्रेन की, कल को जाके कोई और लड़ाई मिडिल ईस्ट में कुछ अगर हो पड़े, ठीक है, तो ये जो जियोपॉलिटिकल वोलेटिलिटी होती है, अभी तो चलो रशिया यूक्रेन का ही मेन मुद्दा बना हुआ है, तो ये डेफिनेटली ये भी हमारी कमोडिटी प्राइसेस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। फिर डर इस बात का है कि भाई देखो गर्मी बहुत बढ़ रही है, पता नहीं बरसातें इस बार अच्छी होंगी कि नहीं होंगी। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा जो, अगर हम बात करें, मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी ऑलरेडी जो हमारा राबी हार्वेस्ट हुआ है बिकॉज इतनी गर्मी मार्च में ही बढ़नी शुरू हो गई थी, हीट वेव्स हम मार्च से देखते आ रहे हैं, उसके चलते राबी जो हमारा हार्वेस्ट हुआ था वो भी ज्यादा अच्छा नहीं हुआ था। अब इस बात की चिंता है कि चलो खारिफ सीजन आ चुका है, अब बरसातें कैसी आती हैं कैसे नहीं आती हैं, अभी भी देखिए बहुत गर्मी है, 48-49 डिग्री टेम्परेचर है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये जो फैक्टर्स हैं, ये इन्फ्लेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अब हाउस होल्ड कंजम्पशन की बात करें, देखिए अब इन्फ्लेशन किसको हिट करेगा, आम आदमी को हिट करेगा, ठीक है। अब चाहे सीपीआई डब्ल्यूपीआई के आंकड़े जितने मर्जी हो, लेकिन जो आम आदमी सड़कों में घूम रहे हैं उनको तो नहीं पता ना सीपीआई क्या है, डब्ल्यूपीआई क्या है। वो तो हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उसकी डेफिनेशन हमको रट्टा मुंह जबानी याद रहती है, उनको तो नहीं पता ना। उन्होंने ये देखना है कि भाई तेल के दाम कितने महंगे हो गए हैं, खाने के दाम कितने महंगे हो गए, ये सब चीजें उनको मैटर करती है। और जो खास करके लोअर मिडिल क्लास में से जो आते हैं लोग, ठीक है, जो लोअर इनकम स्ट्राटा के जो लोग होते हैं, वो इस तरह, अब वो पिज्जा बर्गर तो नहीं खाते हैं, वो जोमेटो स्विगी तो नहीं करते हैं, ठीक है, वो ग्रिल्ड चिकन या वो ऐसे ग्रिल्ड सैलड्स तो नहीं खाते हैं, उन्होंने सिंपल दाल रोटी खानी है, ठीक है, सिंपल दाल चावल खाना है। अब उसके दाम बहुत बढ़ रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि देखिए वीट की प्राइस की बात करें, राइस के प्राइस, अगर राइस की प्राइस की बात करें, पाम ऑयल है, इस सब के प्राइसेस अंतरराष्ट्रीय मार्केट्स में कितने बढ़ चुके हैं, ठीक है। अब उसके चलते इंडिया ने भी वीट एक्सपोर्ट बैन लगा दिया है, बिकॉज इंडिया को इस बात का कंसर्न था कि भाई यहाँ पे इंडिया में वीट के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो अगर
हम सारा वीट एक्सपोर्ट करते रहेंगे तो फिर यहाँ के लिए कितना वीट बचेगा, यहाँ पे तो फिर और प्राइसेस बढ़ते रहेंगे वीट के, ठीक है। तो अब ये जो हायर एनर्जी प्राइसेस हैं, ठीक है, ऑब्वियसली हायर एनर्जी प्राइसेस के कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, और इसके चलते जो सीरियल प्राइसेस हैं, वीट, राइस, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होते हैं अगर ज्यादा हैं तो डेफिनेटली दैट विल हैव एन इंपैक्ट, दैट विल हैव एन इफेक्ट ऑन द सीरियल प्राइसेस एज वेल। और इसके चलते एक सबसे बड़ा डर रहता है, देखिए महंगाई अगर हो तो किसी भी सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो चुका है बिकॉज ऑफ महंगाई, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो प्याज के दाम हर साल हम पढ़ते रहते हैं कि प्याज के दाम बहुत बढ़ जाते हैं टुवर्ड्स विंटर्स, अगर हम बात करें, ठीक है। तो प्याज हो, टमाटर हो, ठीक है, चावल हो, दाल हो, तो जनता माफ नहीं करती है, ठीक है, जनता को ये चीजें याद रहती हैं। और इसके चलते एक बहुत बड़ा रिस्क होता है खास करके इमर्जिंग इकोनॉमीज में सोशल अनरेस्ट। याद करिए जो पिछला डेकेड था 2010 से 2020 की अगर हम बात करें तो हम अरब स्प्रिंग की बात करते हैं जो टुनिशिया से शुरू हुआ था। तो एक बहुत मेजर जो कॉज था अफ्रीकन कंट्रीज में, जो सिविल अनरेस्ट का जो कॉज था, सोशल अनरेस्ट का जो कॉज था, चलो जो एक डिक्टेटरशिप वाला रूल तो था ही था कि भी वहां पे बहुत टोटलिटेरियनिज्म, वहां पे जो रूलर्स थे इस तरह का वो रवैया करते थे, लेकिन बहुत बड़ा कारण ये भी था कि वहां पे महंगाई बहुत ज्यादा थी, महंगाई थी, बेरोजगारी थी। तो ये चीज हम नहीं चाहते कि इंडिया में भी हो। कैपिटल आउटफ्लोज की बात करें तो देखिए अभी जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उनकी जो अब सेंट्रल बैंक जो है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन। 2 साल से डिमांड को बढ़ाने के लिए एक लूज मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करी जा रही थी, जिसके चलते ज्यादा जो पैसा है वो कैसे इकोनॉमी में इन्फ्यूज किया जा सकता है, इंजेक्ट किया जा सकता है। तो रेपो रेट हमारे यहाँ पे भी बहुत कम था, ठीक है। बार बार देखिए इकोनॉमिस्ट ने कहा भी था कि भी आरबीआई के गवर्नर को रेपो रेट अब बढ़ा देना चाहिए, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हमारे गवर्नर साहब ये कह रहे थे कि अभी इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी है। तो हमने वेलकम करा, वी वेलकम द मूव, जो अभी 2 महीने पहले भी जब आरबीआई ने रेपो रेट हाइक किया था। तो आज भी चलो इस बात को अप्रिशिएट किया जा रहा है कि अगर आरबीआई ने रेपो रेट हाइक किया है, मे बी दैट विल हेल्प टू टेम इन्फ्लेशन, बिकॉज इन्फ्लेशन भी यहाँ पे 8-8.5% के आसपास इंडिया में भी मंडरा रही थी, ठीक है। और ये जो इंटरेस्ट रेट टाइटनिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये हर जगह चल रहा है, ठीक है। रेपो रेट इंक्रीज करना, इंटरेस्ट रेट को टाइटन करना, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये एडवांस्ड इकोनॉमी चाहे वो यूरोपियन यूनियन है चाहे वो अमेरिका, हर जगह चल रहा है। लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? बहुत सारा पैसा इमर्जिंग इकोनॉमीज में से बाहर निकाला जाता है, जो एफआईआई मनी हम कहते हैं, जो हॉट मनी हम कहते हैं, ठीक है, जो आपके फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर्स हैं। और इसके चलते कॉन्सिक्वेंस क्या है कि जो अगर हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी की बात करें इन द डेवलपिंग इकोनॉमीज, जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट कर रही है, दैट इज द कॉज ऑफ बिग कंसर्न। पॉलिसी ऑप्शंस देखिए, जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनको सारी ये जो भी हालात हैं सारे के सारे सामने आ रहे हैं, इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए जो मेजर्स लेने हैं, तो बहुत कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स सेंट्रल बैंक्स को करना पड़ेगा, उनको सब फैक्टर्स देखने पड़ेंगे जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स द राइजिंग इन्फ्लेशन, और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहां पे ये सवाल भी आता है कि क्या सिर्फ आप रेपो रेट को हाइक करके या ओपन मार्केट ऑपरेशंस करके इन्फ्लेशन को कंटेन कर सकते हैं, ठीक है, डेफिनेटली नहीं। जो मॉनेटरी स्टैंस है दैट हैज टू मेंटेन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इन्फ्लेशन टारगेटिंग नेटवर्क फ्रेमवर्क, ठीक है। तो जैसे यहां पे भी हम +-4% की बात करते हैं, यानी कि इंडिया में 2% से लेकर 6% के बीच में जो रेंज है वो एक इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क में मानी जाती है। तो ना 2% से कम होनी चाहिए, ना 6% से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। डेट लेवल्स की बात करें तो ऑब्वियसली अब पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी है, बहुत सारे देशों ने उधार भी लिया है, ठीक है, ग्रांट्स लिए हैं बहुत सारे देशों से, ताकि वो कैसे अपनी कंट्रीज में, अपनी सोसाइटी में गरीब लोगों की सहायता कर सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने पैसे वापस भी करने हैं, तो डेफिनेटली डेट लेवल जो है वो बहुत दे हैव रिजन। अब ये सब चीजें जो है सेंट्रल बैंक्स को देखना पड़ेगा कि कैसे वो इन्फ्लेशन को कंटेन कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे करी गई है इस आर्टिकल में, वो ये है कि चलो जहां पे आप ये सब मेजर्स ले रहे हैं, जहां पे चलो बैंक के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन किया जा रहा है, तो वहां पे बहुत जरूरी है कि फिस्कल साइड से क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे फिस्कल कंसोलिडेशन की बात आती है, ठीक है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने की बात आती है। अब आपके माइंड में जब वेस्टफुल एक्सपेंडिचर की बात आएगी तो आपके माइंड में क्या सूझेगा? सब्सिडी सूझेंगी। अब कितनी बार हम पढ़ चुके हैं, है ना, अशोक गुलाटी इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स में कितनी बार कहते हैं कि सब्सिडीज बहुत ज्यादा डेवस्टेट कर रहे हैं हमारे फिस्कल कंडीशन को, हम बहुत सारी फ्री सब्सिडीज बांटी जा रहे हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा कितना इनएफिशिएंट है, कितना करप्ट है, कितना लीकेजेस हैं। लेकिन अभी देखिए ये बात समझनी भी जरूरी है कि जहां पे आप फिस्कल कंसोलिडेशन की बात करते हैं, प्रूडेंट स्पेंडिंग की बात करते हैं, लेकिन वहां पे हम जो प्रायोरिटी स्पेंडिंग है टुवर्ड्स द वल्नरेबल पीपल, उसको नहीं हम नजरअंदाज कर सकते हैं। बिकॉज ठीक है, अभी बहुत सारे लोगों को अभी भी नौकरियां नहीं मिली हैं, ठीक है, तो सब्सिडीज अभी भी हमको देनी जरूरी है, खास करके उन लोगों को जो बहुत वल्नरेबल हैं, ठीक है। तो हमको एम्फसाइज करना पड़ेगा जहां पे हम फिस्कल कंसोलिडेशन के रास्ते पे चल रहे हैं, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करना है, प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर भी अपनी इकोनॉमी में बढ़ाना है, लेकिन हमको एम्फसाइज करना पड़ेगा टारगेटेड इनकम सपोर्ट मेजर्स पे, ठीक है, ताकि जो वल्नरेबल लोग हैं उनको भी सहायता मिल सके। और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, आप इस बात को भी वो ध्यान से वॉच करें, जो भी जियोपॉलिटिकल वोलेटिलिटी चल रही है उसके कारण जो कमोडिटी प्राइसेस में जो हमको देखने को मिल रहा है उतार चढ़ाव, तो इन सब चीजों को कैलिब्रेट करके पॉलिसी मेकर्स को अपना रिस्पॉन्स निकालना पड़ेगा। चलिए अगला आर्टिकल, नो इंसेंटिव टू परफॉर्म।
तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा मेम मैंने शेयर करा है, तो अभी आपको याद होगा पीछे क्या हुआ था। तो एक दिल्ली में आईएएस ऑफिसर कपल है ना, संजीव खिरवार की बात करें, 1994 बैच के, वो एगमुट कैडर के ऑफिसर हैं। अब वो अपने डॉग को सैर कराने के लिए स्टेडियम जाते थे। चलो वो कोई बुरी बात नहीं, आप अपने डॉग को कहीं पे भी सैर करा सकते हैं, बीइंग अ डॉग लवर इज नॉट अ बैड थिंग। लेकिन चलो ये मेम काफ़ी फनी है। यहाँ पे डॉग अक्षय कुमार को कह रहा है कि तुम दोनों की वजह से मेरी हालत ऐसी होगी, ना मैं घर का रहा हूँ ना मैं घाट का रहा हूँ। तो चलो इनकी तो ट्रांसफर होगी आईएएस ऑफिसर्स की, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने ऑर्डर किया था इस कपल ने कि भाई जो स्टेडियम है, दिल्ली में एक स्टेडियम है, उस ऑर्डर किया था कि वो स्टेडियम में इस पर्टिकुलर टाइम में, शाम के टाइम पे जब हम अपने डॉग को सैर कराने आते तो वहाँ पे कोई एथलीट ट्रेनिंग नहीं करेंगे। अब ये कहाँ का डिक्टेट हुआ? ठीक है, ये कहाँ की बात बनी? सिविल सर्विसेज क्या सिर्फ इंडिया में ही है? क्या आईएएस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट सिर्फ इंडिया में ही है और किसी कंट्री में नहीं है? यूएस में, यूके में वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं? और इंडिया में सिविल सर्वेंट्स को एक सेलिब्रिटी की तरह क्यों ट्रीट किया जाता है? उनको कितने पेडेस्टल पे क्यों डाला जाता है? आज 75 साल हो गए हमको आजाद हुए को, लेकिन अभी भी वो हैंगओवर क्यों है कॉलोनियल लेगेसी का हमारे मन में? ठीक है, अभी भी हम आईएएस ऑफिसर्स को पेडेस्टल में डाल रहे हैं। चलो हम ठीक है, हम खुद आईएएस की तैयारी करते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक पब्लिक सर्वेंट हो। ठीक है, अब यहां पे आप रूलर नहीं हो, ये कोई मिडीवल टाइम्स को फ्यूडल लॉर्ड नहीं हो आपका यहाँ पे डिक्टेट चलेगा कि आप जब चाहे कोई स्टेडियम को बंद करा देंगे, जब चाहे किसी दुकान को बंद करा देंगे। ये कोई ऐसी बात, यहाँ पे ये बात सही नहीं है। लेकिन सवाल ये आता है, अब बहुत एस्पिरेशनल सर्विसेज हैं, आप सब बच्चे भी इस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपने प्रीलिम्स भी दिया है। क्या ये एग्जाम आपकी कॉम्पिटेंसी को जानने के लिए, आपके मेरिट को जानने के लिए, क्या सिर्फ एक एग्जाम सफिशिएंट है? चाहे वो प्रीलिम्स है, चाहे वो मेंस है, चाहे वो इंटरव्यू है, एक एग्जाम के बलबूते पे क्या आप जज कर सकते हो कि ये इंसान कॉम्पिटेंट है टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर? देखिए एथिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसको थोड़ा क्रिटिकली इवैल्यूएट करके हम पढ़ेंगे। अब इमोशनल नहीं होना हमने, यहाँ पे पॉइंट्स जो आ रहे हैं सामने एडिटोरियल्स हैं, ओपिनियंस है लोगों के, ठीक है, हमने समझने हैं, सुनने हैं, और थोड़ा जहां पे हमको लगता है वो हमने वैल्यू अपने क्वेश्चन में भी ऐड करनी है, क्योंकि इसी आर्टिकल को रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी टुवर्ड्स द एंड डाला हुआ है। अब आज के टाइम पे पेरेंट्स क्या कहते हैं? पेरेंट्स कभी अपने बच्चों को ये नहीं कहेंगे कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, कि आप राजनेता बन जाओ। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि भाई जो राजनेता हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो तो कम पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, गवार होते हैं, वो इस तरह की बातें सोचते होंगे पेरेंट्स। ठीक है, चलो ठीक है, अब पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। अगर सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, चलो मेरिट बेस्ड है, ठीक है, यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है कि भी आप रिटायरमेंट तक आपको कोई नहीं हटा सकता, ठीक है, आपका सोशल स्टेटस है ना, ये सब बातें आ जाती हैं। लेकिन क्या सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो है, क्या ये सोल क्राइटेरिया है किसी पब्लिक सर्वेंट के मेरिट को डिसाइड करने का? अब बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स हैं लेटरल एंट्री के खिलाफ हैं कि जी लेटरल एंट्री क्यों करना, हमने यहाँ पे अपनी पूरी देखिए यूथ में इतना टाइम स्पेंड करा, हमने एग्जाम की तैयारी करी, और आज से अब कोई 40-45 साल का कोई व्यक्ति है कॉर्पोरेट सेक्टर से उठ के यहाँ पे सरकारी सेक्टर में आना चाहता है, तो लेटरल एंट्री को फिर वो काफ़ी अगेंस्ट भी बोलते हैं। लेटरल एंट्री के अपने मेरिट्स है, अपने डीमेरिट्स, वो और बात है, लेकिन बात यहाँ पे ये हो रही है कि क्या एक सिंगल एग्जाम यूपीएससी का वो डिसाइड कर सकता है कि कोई ऑफिसर कॉम्पिटेंट है इस सर्विस को निभाने के लिए? अब देखिए सबसे बड़ी बात यहां पे ये कि आपको कोई हटा नहीं सकता। आप एक बार आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, तो आपकी जॉब पक्की है ना, जो हम सरकारी जवाई हम कहते हैं कि भी आप एक दामाद बन चुके हैं सरकार के, तो अब आपको 60 साल की उम्र तक कोई हटा नहीं सकता। चलो अब ये नहीं पता आपके, जब तक आप आईएएस बनते तो आपके टाइम में जाके शायद रिटायरमेंट एज 62 भी हो सकती है, बट नेवरदलेस अब यहाँ पे पनिशमेंट की बात आती है। अब यहाँ पे पनिशमेंट क्या है? चलो अब यहाँ पे जो आईएएस ऑफिसर कपल था, अब इनको क्या कि इनको ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन इनकी जो सैलरी है, सीनियरिटी है, वो तो सेम रहेगी, है ना। अब कोई डिफरेंस बना उसका, डजंट मेक एनी डिफरेंस। एक और इंस्टेंस सामने आया था रिसेंटली, एक इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं, न्यूयॉर्क में बेस्ड, उन्होंने मिसबिहेव किया था एक फ्लाइट अटेंडेंट के साथ। उनकी पनिशमेंट क्या थी कि उनको दिल्ली वापस बुला लिया गया। बट इज दैट सफिशिएंट? उनका स्टेटस, उनकी सैलरी, वो तो सब सेम ही रहेगा। अब जो पनिशमेंट है ना इस तरह के ट्रांसग्रेशन की, इस तरह के जो इस तरह की जो हरकतें जो अगर प्राइवेट सेक्टर में लोग करें, तो उसकी जो पनिशमेंट होती है बहुत सिवियर होती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग होती है। अब इस तरह की पनिशमेंट जो है हम क्यों नहीं हम सिविल सर्वेंट्स को भी दे सकते हैं? बिकॉज जॉब परमानेंट है, आपको जॉब से कोई रिमूव नहीं कर सकता, आपको जॉब से रिमूव करना इतना आसान नहीं है। ज़्यादा क्या हो जाएगा, आपकी ट्रांसफर हो जाएगी, आपको किसी और डिपार्टमेंट में भेज देंगे जो इतना अट्रैक्टिव नहीं है, जहाँ पे काम कम है, ठीक है, या किसी और ऐसी लोकेशन में भेज देंगे जो जैसे हम कहते हैं कि वहाँ पे जो उसका टेरेन है जोग्राफिकली काफ़ी डिफिकल्ट है, ठीक है, मे बी नॉर्थ ईस्ट में भेज देंगे, मे बी सेंट्रल इंडिया में भेज देंगे। उसके अलावा और कोई पनिशमेंट तो नहीं मिलती ना यहाँ पे फिर, लेकिन आपकी सैलरी तो सेम ही रहती है ना। व्हाट इज अ वे फॉरवर्ड? देखिए सिविल सर्विसेज सिस्टम को चेंज करना बहुत जरूरी है। अभी जो आईएएस ऑफिसर्स को सिर पे चढ़ा के रखना, पेडेस्टल पे चढ़ा के रखना, ये सही नहीं है, और ये पॉलिटिकल विल से नहीं होने वाला। इसके लिए यहाँ पे इस आर्टिकल में जो कॉलमनिस्ट है वो कह रहे हैं यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन बहुत जरूरी है। कॉम्पिटेंसी सिर्फ एक एग्जाम के द्वारा नहीं जज की जा सकती है, और ये नहीं कह रहे कि सारे आईएएस ऑफिसर्स या सारे आईपीएस ऑफिसर्स बुरे होते हैं, लेकिन जो बुरे हैं, जो बैड एग्स हैं, दे नीड टू बी सेपरेटेड, व्हिच कैन नॉट हैपन व्हेन द जॉब इज फॉर लाइफ।
बिकॉज ये जॉब परमानेंट है, आपको रिटायरमेंट तक कोई हटा नहीं सकता। तो आप फिर जो बुरे ऑफिसर्स हैं, यानी कि जो अपना काम कॉम्पिटेंटली नहीं कर रहे हैं, ठीक तरह से अपनी ऑनेस्टली ड्यूटी नहीं निभा रहे, तो उनका क्या करेंगे आप? ठीक है, तो यहां पे इस करके सजेशन दिया गया है दैट बहुत जरूरी है कि उनको इंसेंटिव मिले जो ऑफिसर्स परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको इंसेंटिव देने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला आर्टिकल, ये हिंदू एक्सप्लेन्स में आया है, बैड बैंक की यहां पे बात करी जा रही है दोस्तों। ठीक है, अब थोड़े से मेम्स यहाँ पे साइड में डाले हैं, ठीक है, ताकि आप अगर वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा स्लाइड्स पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा फनी भी लगे यहाँ पे, है ना। तो अगर आपको नहीं फनी लगता तो बता सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं डालेंगे मेम्स यहाँ पे। एनी हाउ, यहाँ पे हम बात करें व्हाट इज अ बैड बैंक। बैड बैंक क्या होता है जी? हमने बहुत बार इसको इकोनॉमी में पढ़ा हुआ है। बैड बैंक बेसिकली एक फाइनेंशियल एंटिटी है। वो क्या करती है फाइनेंशियल एंटिटी? वो बेसिकली जो आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या बैड लोन्स की बात करें, ठीक है, यानी कि वो लोन जो कि 90 दिनों के बाद डिफॉल्ट हो चुके हैं, यानी कि आप बोरोवर हैं, आपने बैंक्स में से पैसे उठाए, अब आपने किसी अपने बिजनेस के लिए पैसे उठाए, किसी और कंजम्पशन के लिए अपने पैसे उठाए, लेकिन आप 90 दिनों तक वो सूद समेत नहीं वापस कर पाए, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं वापस कर पाए, ठीक है। मान लीजिए आपने 100 रुपए उठाए, ठीक है, आपको उसके 110 रुपए वापस करने थे, एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, लेकिन आप 90 दिन से ज्यादा आप वो 100 रुपए भी नहीं वापस कर पाए, 110 रुपए नहीं वापस कर पाए, तो आपका लोन डिफॉल्ट कर गया, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गए, ठीक है। तो कोई एक ऐसी फाइनेंशियल एंटिटी विच इज सेटअप टू बाय द एनपीएस, द बैड लोन्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक, जो सरकारी बैंक है। पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है बैड बैंक को सेटअप करने का? बैड बैंक यानी कि देखिए, मतलब बैंक बैड नहीं है, ठीक है, तो बैंक कोई विलन नहीं है बैड बैंक इस तरह से, लेकिन बैंक को बैड क्यों रखा गया? बिकॉज जो हमारे सरकारी बैंक है ना, उनके जो लोन्स हैं जो डिफॉल्ट हो चुके हैं, यानी कि जो बोरोवर्स हैं जो नहीं पैसा वापस कर पा रहे, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं ऑफ द सरकारी बैंक्स, तो वो सारे के सारे जो है ना वो बैड बैंक में पार्क्ड हो जाएंगे। पर्पस क्या है कि इस तरह से जो प्रेशर होगा सरकारी बैंकों के ऊपर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर, वो थोड़ा ईज आउट हो जाएगा, ठीक है। और बैड बैंक बाद में क्या करेगा? बैड बैंक बाद में वो जो एनपीएस हैं, जो बैड लोन्स हैं जो कि डिफॉल्ट हो चुके हैं सरकारी बैंकों में, वो कोशिश करेगा कि कैसे वो जो लोन्स हैं, वो जो एनपीएस हैं, वो कैसे ऐसे इन्वेस्टर्स को सेल कर सकता है जो कि उस तरह के एसेट्स को खरीदने के लिए तैयार हो, परचेज करने के लिए तैयार हो। अब क्या यहां पे ऑब्जेक्टिव बैड बैंक्स का प्रॉफिट होना चाहिए कि प्रेशर जो है वो ईज डाउन करने का होना चाहिए ऑन द सरकारी बैंक्स? तो यहां पे सवाल ये आता है, तो बात ये आती है कि क्या बैड बैंक्स का जो आइडिया है, क्या बैड बैंक्स को प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? यानी कि जो बैड बैंक्स अगर इतने सारे एनपीएस या इतने सारे बैड लोन सरकारी बैंकों से उठा रहे हैं, अब उससे अब अगर कमर्शियल वायबिलिटी की बात करें, उनको इससे क्या फायदा है बैड बैंक्स को? देखिए, प्रॉफिट बैड बैंक्स को हो सकता है कि यदि उनको ऐसे इन्वेस्टर्स मिल जाएं जो कि वो एनपीएस या बैड लोन्स खरीदने के लिए तैयार हैं एट अ प्राइस विच इज हायर देन द प्राइस जिस प्राइस पे बैड बैंक ने वो एनपीएस या वो बैड लोन्स सरकारी बैंकों से उठाए हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट जनरेट करना प्राइमरी पर्पस नहीं होता बैड बैंक का, बिकॉज बैड बैंक सरकारी बैंक है, ठीक है, सरकार का मोटिव प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि कैसे सरकारी बैंकों के ऊपर प्रेशर ईज डाउन किया जा सकता है, जिनके पास बहुत डिस्ट्रेस्ड असेट्स पड़े, जिनके पास बहुत स्ट्रेस्ड असेट्स पड़े हुए हैं। चलिए, अब प्रोज क्या है? देखिए, प्रोज और कॉन्स दोनों आते हैं बैड बैंक को सेट करने के लिए। देखिए, सबसे प्रोज यानी कि फायदे, मेरिट्स की बात करते हैं। तो पहला फायदा है कि कैसे जो बैड बैंक्स, जो बैड लोन्स हैं ऑफ द सरकारी बैंक्स, वो एक सिंगल एक्सक्लूसिव एंटिटी के अंडर कंसोलिडेट हो जाते हैं, ठीक है। ये जो आइडिया है पहले और कंट्रीज में भी ट्राई आउट किया जा चुका है, यूएस में, जर्मनी में, जापान में। इनफैक्ट 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो उस टाइम पे अमेरिका ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, ट्रबल्ड असेट रिलीफ प्रोग्राम, TARP। तो दिस वाज द काइंड ऑफ अ बैड बैंक जो अमेरिका ने लॉन्च किया था, और इसके चलते जो यूएस ट्रेजरी थी उसको प्रॉफिट हुआ था बहुत ज्यादा, ठीक है। तो जो भी बैड लोन्स थे, एनपीएस थे, उनको सेल किया गया था, ठीक है, इन्वेस्टर्स को जो कि रेडी थे उन एनपीएस को बाय करने के लिए। और जो TARP प्रोग्राम के चलते यूएस ट्रेजरी को प्रॉफिट हुआ था बिटवीन 11 बिलियन डॉलर्स टू 30 बिलियन डॉलर्स। तो बहुत सारे लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि ये आंकड़ा सही नहीं है, इसको भी डिस्प्यूट किया जाता है, कंटेस्ट किया जाता है, लेकिन ये एक्सपीरियंस ये दिखाता है कि अमेरिका में इस प्रोग्राम का फायदा रहा था, बेनिफिट रहा था। अब डीमेरिट्स की बात करें, कॉन्स की बात करें सेटिंग द बैड बैंक, तो क्रिटिक्स ये कहते हैं कि जो बैड बैंक है ना प्लेस्ड बाय द गवर्नमेंट, दिस इज लाइकली टू पे टू मच फॉर द स्ट्रेस्ड असेट्स ऑफ द सरकारी बैंक्स। सरकारी बैंक से तो बहुत गुड न्यूज है कि चलो भी हमारे जो असेट्स थे, जो हमारे एनपीएस थे, जो बुरे लोन्स थे, बैड लोन्स थे, वो चलो किसी और एंटिटी के पास चले गए, सरकारी एंटिटी के पास चल के उनके पास तो उनकी तो बहुत मौज है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो बैड बैंक है, आप देखिए यहाँ पे अगर हम रघुराम राजन की बात करें, जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे, उन्होंने भी बैड बैंक के आइडिया को क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने ये कहा था कि देखो पता है क्या हो रहा है यहाँ पे, ये तो ट्रांसफर किए जा रहे हैं एसेट्स के, भाई चलो सरकारी बैंक भी सरकार के हैं, टैक्स पेयर्स के द्वारा ही चलाए जाते हैं, और जो बैड बैंक है वो भी सरकार का है। तो एक आप सरकारी बैंकों में से जो बैड एसेट्स हैं, आपके एनपीएस हैं, वो किसी और एंटिटी में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इससे फायदा क्या होगा? अल्टीमेटली ये बुरी खबर किसके लिए है? अल्टीमेटली हर्जाना किसको भरना पड़ेगा? टैक्स पेयर्स को भरना पड़ेगा, आपको और मेरे को भरना पड़ेगा। तो इसमें खुशी वाली कौन सी बात हुई?
तो अब यहां पे बात आती है कि क्या जो बैड बैंक है, क्या वो बैड लोन्स क्राइसिस को रिजॉल्व कर सकते हैं? पहली बात तो ये समझनी जरूरी है कि जो बैड लोन्स का जो प्रॉब्लम है ना, जो पंगा है, वो बैड लोन्स का पंगा क्यों है? बिकॉज पुअर गवर्नेंस है हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। दैट इज द मेजर रीजन फॉर द राइजिंग एनपीएस। करप्शन की बात करें, लीकेजेस की बात करें, नॉन ट्रांसपेरेंसी की बात करें, ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि यहां पे गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स अच्छे नहीं है। वहीं पे प्राइवेट बैंक्स की बात करते हैं, देखिए वहां पे स्ट्रॉन्गर कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स हैं, और उनके पास अब जो प्राइवेट बैंक्स है जो किसी इंडिविजुअल के द्वारा रन किया जा रहा है, ठीक है, जहां पे मैनेजमेंट में जो ओनर ऑफ दैट बैंक वो बैठा हुआ है, तो उसके पास तो एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंसेंटिव होगा ना कि भी मैंने अपने बैंक में ज्यादा बढ़ते एनपीएस नहीं देखने हैं, बढ़ते बैड लोन्स नहीं देखने हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर बैड बैंक को लेके आ भी जाते हैं तो ये तो स्पून फीडिंग वाली बात हुई, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स अपने आप को सुधारेंगे कैसे? उनके पास क्या इंसेंटिव होगा अपने तरीकों को, तौर तरीकों को सुधारने का, अच्छी गवर्नेंस लेके आने का? तो अल्टीमेटली वो तो कहेंगे चलो कोई बात नहीं, अगर इतने सारे हमारे लाखों करोड़ों के हमारे जो लोन्स है डिफॉल्ट हो जाते हैं, हमारे एनपीएस बढ़ जाते हैं, कोई बात नहीं, बैड बैंक है तो बैड बैंक वाले जो भाई साहब है वो संभाल लेंगे हमको। तो ये सही बात नहीं है, यहां पे स्पून फीडिंग की बात करी गई है। चलिए बैड बैंक्स एंड क्रेडिट फ्लो की बात करें। देखिए दोस्तों, बैड बैंक्स के चलते क्रेडिट फ्लो में शायद एक डिफरेंस देखने को मिल सकता है, बिकॉज अगर बैड बैंक्स, अब देखिए व्यूज हैं यहाँ पे, ना अब यहाँ पे पीछे अब स्लाइड में हमने व्यूज डिस्कस करे थे, वो थोड़े कॉन्ट्री थे, यहाँ पे कुछ कॉन्ट्री व्यूज डिस्कस होंगे, तो व्यूज है, हमने व्यूज को समझना है। अब बैड बैंक्स को सेटअप किया जाता है, अब इससे क्या होगा? दिस कैन लीड टू फ्रीइंग अप ऑफ कैपिटल ओवर 5 लाख करोड़ विच वाज लॉक्ड इन बाय द बैंक्स। अब ये जो 5 लाख करोड़ का कैपिटल जो बैंकों के पास लॉक्ड इन पड़ा था, ये क्या था? ये प्रोविजन था, एक तरह से एक सिक्योरिटी था अगेंस्ट द बैड लोन्स। अब बैड लोन्स बैड बैंक ने ले लिए, अब बैड बैंक ने जब वो ले लिए तो 5 लाख करोड़ बच गए। अब 5 लाख करोड़ यानी कि जो पहले लॉक्ड इन थे, अब वो बैंक्स के पास अवेलेबल है। अब इस 5 लाख करोड़ का जो सरकारी बैंक है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वो आगे पब्लिक को लोन के फॉर्म में दे सकते हैं, क्रेडिट के फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है, और इसके चलते जो क्रेडिट फ्लो है इकोनॉमी में वो और बढ़ेगा। तो ये बात यहां पे करी गई है। चलिए, तो आज का लास्ट एडिटोरियल दोस्तों, डीकोडिंग चाइनाज ऑक्यूपेशन। देखिए यहां पे कुछ बातें हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी, वो ये है, कंटेक्स्ट क्या है इस आर्टिकल का। पहली तो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास रिपोर्ट्स आई हैं कि चाइना जो है ना, एक और ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहा है पैंगोंग सो लेक में। तो पैंगोंग सो लेक यानी कि इसको जो हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक भी माना जाता है। लगभग अगर हम पैंगोंग सो की बात करें तो पैंगोंग लेक के जो एरिया है, जो टेरिटरी है, दिस इज अराउंड अबाउट 135 किलोमीटर्स, जिसमें से इंडिया के पास सिर्फ 45 किलोमीटर्स ही है, यानी कि 2/3 से ज्यादा जो है ऑफ द पैंगोंग सो लेक वो चाइनीज ऑक्यूपेशन के अंदर है। अब ये जहां पे ब्रिज बनाया जा रहा है, तो एक और ब्रिज की न्यूज अभी जनवरी में आई थी, दूसरे ब्रिज की न्यूज अभी रिसेंटली आई है। अब ये जो बनाया जा रहा है, दिस इज जो सेकंड ब्रिज बनाया जा रहा है, दिस इज नॉट वेरी फार फ्रॉम द साइड जहां पे बहुत इंटेंस फ्रिक्शन देखने को मिली थी चाइना और इंडिया के बीच में 2 साल पहले, ठीक 2 साल पहले, मई 2020 में। अब ये अगर सेकंड ब्रिज बनाया जाता है, देखिए चाइना को बहुत प्रॉब्लम होती है कि इंडिया बहुत ज्यादा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है, ठीक है, इंडिया बहुत सारी वहां पे सड़कें बना रहा है, खास करके अगर हम वेस्टर्न सेक्टर ऑफ द एलएसी की बात करें, अब उनको बहुत प्रॉब्लम होती है इस बात से। अब लेकिन चाइना भी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत रैंप अप कर रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, ठीक है। हालांकि अगर हम बात करें तो हमारा अभी कुछ टाइम पहले की बात है, जो हमारे फॉर्मर जो आर्मी चीफ थे एमएम नरवणे, उन्होंने ये कहा था कि भी हमने भी बहुत सारी सड़कें, हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारी सड़कें बनाई हैं वहां पे लद्दाख में, तो अगर कुछ सड़कें बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, पीपल लिबरेशन अगर पीएलए जो वाले जो लोग हैं, चाइना के जो आर्मी के जो लोग, अगर वो सड़कें बना रहे हैं, तो हम भी काम नहीं, हम भी सड़कें बनाएंगे, हम भी इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप अप करेंगे। चलो, लेकिन ये जो ब्रिज अगर बन जाएगा, अगर ये सेकंड ब्रिज अगर इस कंप्लीशन के बाद, चाइना को फायदा क्या होगा? चाइना को ये फायदा होगा दैट दिस विल अलाउ स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द आर्मर्ड व्हीकल्स बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ बैंक्स ऑफ पैंगोंग सो, ठीक है। तो चुशुल सब सेक्टर आपने न्यूज में काफी सुना होगा चुशुल सब सेक्टर के बारे। जो चुशुल सब सेक्टर है वो आपका साउथ बैंक ऑफ पैंगोंग सो में पड़ता है। चलिए, अब ये ब्रिजेस लोकेटेड कहां पे है? देखिए दोस्तों, जो साइट है, जो ये सेकंड ब्रिज का जो भी न्यूज में आया है, दैट इज अराउंड 20 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ द फिंगर 8 ऑन द लेक्स नॉर्थ बैंक। अब जो फिंगर 8 है, अब इंडिया के हिसाब से यहां से एलएसी शुरू होता है। देखिए यहां पे एक और बात समझनी जरूरी है कि हमारा जो एलएसी का इंटरप्रिटेशन है वो है कि लगभग 3488 किलोमीटर हमारा एलएसी है। चाइना क्या कहता है? चाइना कहता है जो एलएसी है वो 2000 किलोमीटर का है। अब चाइना तैयार नहीं है नेगोशिएट करने के लिए। चाइना का जो वर्जन है एलएसी का वो उनका अपना इंटरप्रिटेशन है, कितने सालों से लड़ाई चलते आ रही है, ठीक है। अब हम फिंगर 8 को, यानी कि देखिए जो पैंगोंग सो है उसके 10 फिंगर्स में वो डिवाइडेड है, तो फिंगर 8 से हमारा एलएसी शुरू होता है। अब ये जो सेकंड ब्रिज बनाया जा रहा है ना, ये 20 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द फिंगर 8 है। आपको मैं अभी इमेज में दिखाता हूं, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों, दिस इज द साइट ऑफ द ब्रिज, दिस इज 20 किलोमीटर ईस्ट ऑफ फिंगर 8, और फिंगर 8 इंडिया के हिसाब से यहां से एलएसी हमारा शुरू होता है। चलिए,
अब यहां पे जरूरी बात समझने वाली क्या है दोस्तों, जिसके लिए हमने आर्टिकल डिस्कस करा है, तो 3 क्विक पॉइंट्स अगर आपको समझना है, अगर आपको ब्रीफली ये बात समझनी है, बिकॉज इस आर्टिकल में और भी ऐसी बातें करी गई हैं जो इतनी रेलेवेंट मेरे को नहीं लगी थी। कुछ केसेस के बारे में वहां पे बात करी गई, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की वहां पे बात करी गई है, उसमें ज्यादा एनालिटिकल बात नहीं है, थोड़ी फैक्चुअल बात वहां पे ज्यादा आ जाती है, ठीक है। हालांकि आर्टिकल में ये जो चीज, जो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने प्रोवाइड करी है, आर्टिकल में ये चीजें नहीं मेंशन, ये थोड़ी वैल्यू एडिशन है जो इस आर्टिकल में मैंने करी है, ठीक है। आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि वाई इंडिया शुड बी कंसर्न, कि चलो एक तो चलो ब्रिज वहां पे बनाया जा रहा है, सेकंड ब्रिज वहां पे बनाया जा रहा है, तो स्विफ्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्मर्ड व्हीकल्स हो सकता है, स्विफ्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स हो सकता है, वो एक बात है। लेकिन 3 शॉर्ट एंड क्रिस्प पॉइंट्स अगर हमको समझने हैं कि व्हाई इंडिया शुड बी कंसर्न। नंबर 1, इंडिया की जो इनएडिक्वेसी है इन डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, ये इनएडिक्वेसी हमने 1962 की लड़ाई में भी देखी थी, ठीक है। 1957 में चाइना ने एक रोड बिल्ड करी थी थ्रू अक्साई चेन विच लिंक्ड तिब्बत एंड ज़िंजियांग। दूसरी बात, चाइना बहुत क्लियर है कि भाई मैं किसी मूड में नहीं हूं बातचीत करने के लिए, मैंने बैठ के कोई भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के ऊपर बात नहीं करनी, मैंने किसी भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के ऊपर नेगोशिएट नहीं करना, मैंने कह दिया तो कह दिया, एलएसी 2000 किलोमीटर है तो है, अब आप जितना मर्जी बोलते रहिए, आप जितना मर्जी रोते रहिए, मैं नहीं आपकी बात मानूंगा। तो चाइना का ये रवैया है, चाइना का ये एटीट्यूड है, ठीक है। अब चाइना जो ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहा है पैंगोंग सो में, मैंने आपको अभी बताया कि 45 किलोमीटर जो है आउट ऑफ 135 किलोमीटर ऑफ पैंगोंग सो वो इंडिया के कंट्रोल में है और 90 किलोमीटर चाइना के कंट्रोल में। लेकिन इंडिया को प्रॉब्लम किस बात की है, वो ये है कि जहां पे ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है चाइना के द्वारा, ये कहां पे किया जा रहा है, ये पोर्शन ऑफ द पैंगोंग सो पे किया जा रहा है जो इंडिया के अंदर है, ठीक है। तो इंडिया क्लेम्स कि दिस इज द इंटरनेशनल बाउंड्री एंड दिस इज विद इन इट्स ओन टेरिटरी। और तीसरी बात, चाइना इज नॉट एडहेरिंग टू द जनरल रूल्स ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, और चाइना की आदत है वो इंटरनेशनल लॉ के रूल्स को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता, बहुत डिफाइंड होता है। तो ये 3 रीजंस हैं कि इंडिया को कंसर्न क्यों होना चाहिए इस एक्टिविटी से, ठीक है। तो ये क्रिस्प पॉइंट्स यहां पे ये थे। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, तो ऑन पॉपुलर डिमांड हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा, इसको आप सब्सक्राइब करिए, इस टेलीग्राम ग्रुप में आप इसके मेंबर भी बन सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस ग्रुप का नाम क्या है, एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग। अभी आपके साथ में क्वेश्चन शेयर करूंगा, अब वो क्वेश्चन का आपने आंसर पेन पेपर पे आपने वो आंसर करके उस टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड करना है। कब तक आपने सेंड करना, आपके पास कल 9 जून है, कल आपके पास 12 बजे तक का टाइम होगा। जो बेस्ट आंसर होगा, आप सब में से जितने भी आंसर आते हैं, चाहे 100 आए, चाहे 500 आए, चाहे 1000 आए, जितने भी आएंगे, जो बेस्ट आंसर होगा वो हम रिव्यू करके कल डालेंगे शुरुआत में, ठीक है। और दोस्तों अगर आप इस तरह से आंसर्स कंसिस्टेंट लिखते रहेंगे तो आपको स्लीपी क्लासेस की तरफ से कुछ गिफ्ट हैम्पर्स भी मिलेंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि आपने कंसिस्टेंटली आंसर्स लिखने हैं। ये नहीं कि आपने आज आंसर लिखा, चाहे आपका आंसर बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद आप 1 महीने तक आंसर लिख नहीं रहे हैं, तो कंसिस्टेंटली आपने आंसर लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मनमीत मैम आपके आंसर्स को रिव्यू करेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। दोस्तों सॉरी, बीच में टेक्निकल ग्लिच आ गया था, तो शायद आपको वीडियो में थोड़ा पॉज देखने को मिला होगा। एनी हाउ, मैं जाने से पहले आपको क्वेश्चन ऑफ द डे बता देता हूं, मैं फिर रिपीट करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, आपको उसमें लिंक में मिल जाएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, ऑल सिविल सर्वेंट्स नेवर माइंड देयर एबिलिटी और कॉम्पिटेंस ऑपरेट इन अ सिस्टम ऑफ लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी। इसको आपने कमेंट करना है 250 शब्दों में, ठीक है जी। बाकी दोस्तों जाने से पहले आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं अपने इंडिविजुअल कोर्सेज का बंडल भी क्रिएट कर सकते हैं, तो चाहे ज्योग्राफी है, सोशल इशूज है, एनवायरमेंट है, IR है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो भी आपको लगता है कि आपका वीक एरिया है, आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट को लेकर आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको और नॉलेज चाहिए, तो ये हमारे कोर्सेज के कुछ फीचर्स भी हैं, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, PDF में आपको प्रोवाइडेड रहेंगे। तो यदि आपको अच्छा लगे तो आप हमारे दिए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल शाम को 6 बजे। टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करते रहिए, कल 12 बजे तक आंसर अपने लिखते रहिए, और कल शाम को 6 बजे आपके साथ में बेस्ट आंसर शेयर करूंगा। मंडे टू सैटरडे हमारा ट्यूटोरियल डिस्कशन चलता रहेगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।